21 मई 2021 के करंट अफेयर करेंगे हम इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ये सब आर्टिकल कवर करने वाले हैं आज हम। फर्स्ट टॉपिक है अपना ताइवान स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है जी, जल संधि बोलते हैं स्टेट को हिंदी में। स्टेट का मतलब है जब ऐसी नैरो चैनल होता है जो बड़ी दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है। ए नैरो चैनल विच कनेक्ट टू लार्जर बॉडीज। जैसे यहाँ पे देखो, ये चाइना है, चाइना के साइड में ये ताइवान एक कंट्री है। ये ताइवान और चाइना के बीच में ये ताइवान स्टेट है। ये देखो नैरो चैनल है वाटर का, और दो बड़ी वाटर बॉडी कौन सी को जोड़ रही है, ईस्ट चाइना सी और ये आपका साउथ चाइना सी, इसको जोड़ रही है, कनेक्ट कर रही है। तो ये न्यूज़ में आपको याद रखना कौन कौन सी ये बॉडीज़ को जोड़ती है। ये आप देख सकते हो वर्ल्ड मैप में। यहाँ पे देखो जी, ये अपना हिंदुस्तान और ये साइड में चाइना, चाइना के साइड में ये है जी ताइवान, और यहाँ पे ये इसकी बात हो रही है जो आपको छोटे मैप में दिखाया मैंने। ये इसी में यही लिखा है जी, जिसको ताइवान स्टेट को फॉर्मोसा स्टेट भी बोलते हैं। और ये 180 किलोमीटर वाइड स्टेट है जो चाइना और ताइवान के बीच में है। और ये देख लिया हमने। नेक्स्ट ये कि इसके बारे में एक चीज़ याद रखनी है, ये इंटायर स्टेट क्या है, इज़ ऑन एशियाज कॉन्टिनेंटल सेल्फ। जो पूरी की पूरी स्टेट है ये एशिया के कॉन्टिनेंटल सेल्फ में पड़ती है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या है, ये देखो जी, ये यहाँ पे कॉन्टिनेंट हो गया ना, लैंड मतलब भूमि है यहाँ पे, और इधर ओशियन है। तो ये जब ओशन की हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, जैसे ये हमारा जैसे इंडिया है जी, ये लैंड शुरू हो गई, यहाँ से ओशन शुरू हो गया, तो ओशन की कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी होती है जी। ये पहली जो पार्ट होता है ये होता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये कॉन्टिनेंटल राइज, फिर आगे यहाँ पे ट्रेंच आ जाते हैं जी, फिर मिड ऑन सीनिक रिज, पहाड़ आ जाते हैं। ये किसमें, ओशन की बात हो रही है। ये है जी ओशियन। ओशियन में पहला पार्ट क्या है, ये है जी कॉन्टिनेंटल सेल्फ, और ये है जी आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप, और ये है आपका कॉन्टिनेंटल राइज, और ये है ट्रेंच। ये ट्रेंच सबसे सबसे गहरा डीपेस्ट पार्ट होता है ओशंस में। जैसे सबसे डीपेस्ट ट्रेंच, सबसे गहरी ट्रेंच कहाँ पे है पूरे वर्ल्ड में, पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक सागर में है जी। कहाँ पे, कौन सी है जी, क्या नाम है उसका, मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, कहाँ पे पड़ती है ये, ताइवान स्टेट कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे। इतना ही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है एक गोलवाद चीकू, इसको जीआई टैग मिल गया जी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया, जीआई सर्टिफाइड हो गया। मतलब इसको पहले ही मिल चुका है, अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि न्यूज़ में इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र ने जी इसकी एक्सपोर्ट शुरू कर दिया यूके में, यूनाइटेड किंगडम में एक्सपोर्ट जाएगा महाराष्ट्र से। ये महाराष्ट्र में इसका जीआई टैग मिला हुआ है। धवानु घोलवाद चीकू, इसका फुल फॉर्म है धानु घोलवाद चीकू, इसे घोलवाद स्पोटा भी बोलते हैं। इसको महाराष्ट्र राज्य चीकू उत्पादक संघ, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जी, एक संघ बना हुआ है, ग्रुप, इसको मिला हुआ है जीआई टैग। ये घोलवाद विलेज में जी उगाया जाता है, वहाँ पे कैल्शियम रिच सॉइल मिलती है, और इसका यूनिक टेस्ट होता है इसकी वजह से। किसकी वजह से, क्योंकि सॉइल में कैल्शियम रिच सॉइल है, वहाँ पे कैल्शियम ज़्यादा है सॉइल में, मिट्टी में, जहाँ पे उगाया जाता है ये चीकू। ये और भी कई स्टेट में उगाया जाता है जी, जैसे कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, इसमें भी ये उगाया जाता है। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा इसकी खेती कहाँ पे होती है इस फ्रूट की, कर्नाटक में। और ये जीआई टैग क्या होता है जी, देखो जीआई टैग के लिए एक इंडियन गवर्नमेंट ने लॉ बनाया हुआ है, कानून, जीआई टैग करके, मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 का, 1999 का एक्ट है। इसके थ्रू क्या है, जैसे भी मान लो कोई भी नेचुरल चीज़ हो या मैन मेड हो, आपने कैसी यूनिक चीज़ है आपकी, तो उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट आपको 10 साल तक के लिए एक जीआई टैग दे देती है। इसका मतलब ये है, उसे क्या है, आप उस नाम से, आपने जो, जैसे इसको मिल गया जी घोलवाद चीकू को, घोलवाद चीकू को मिल गया जी जीआई टैग। अब इस नाम से चीकू को कोई भी दूसरा बंदा नहीं बेच सकता, इस नाम से, घोलवाद के नाम से। मान लो जी कहीं और हो रहा, मान लो कहीं एमपी में या मान लो उड़ीसा में कहीं चीकू हो रहा है, तो उड़ीसा में कोई चीकू है और उसकी वैरायटी कुछ और है जी, तो उसको घोलवाद के नाम से, मान लो पैकेट में, डब्बे में पैक किया और घोलवाद चीकू के नाम से टैग से बेचने लगा, तो ये नहीं हो सकता जी, उसे नहीं बेच सकता कोई, उसे सज़ा भी हो सकती है, फाइन लग सकता है उस पर। जिसको भी ये जीआई टैग मिला है वही उसे 10 साल तक उस टैग से यूज करेगा, और इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है 10 साल के अलावा, जैसे 10 साल हो गए फिर और 10 साल के लिए दिया जा सकता है जीआई टैग। तो ये जी जीआई टैग होता है। सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला था जी, सबसे पहले मिला था जी टी को मिला था, दार्जिलिंग टी को, दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी कहाँ पे है जी, ये दार्जिलिंग टी है, वेस्ट बंगाल की है दार्जिलिंग टी। चाय को मिला था, दार्जिलिंग एक प्लेस है वेस्ट बंगाल में, तो दार्जिलिंग टी को मिला था सबसे पहला। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है जी।
और किसी को भी मिल सकता है जी, जैसे मान लो किसी को मिठाई बनाई है, जैसे उड़ीसा और बंगाल के रसगुल्ला को मिल रखा है, रसगुल्ला बोलते हैं जी वहाँ पे, तो रसगुल्ला को मिल रखा है। तो किसी को भी मिल सकता है, कोई भी यूनिक चीज़, किसका यूनिक हो, एकदम अलग हो चीज़, उसको मिलता है जी जीआई टैग। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, राजस्थान गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मुकोरमाइकोसिस एन एपिडेमिक। हमने ये अच्छे से स्पेशल लेक्चर लेके किया था जी। ये बीमारी डिसीज है एक, मुकोरमाइसिस एक फंगल डिसीज है। मुकोरमाइसिस को ब्लैक फंगस भी बोलते हैं। अगर आपको डिटेल में देखना तो उस लेक्चर को देखो, 5 से 6 मिनट का लेक्चर है। अभी राजस्थान में जी इसके केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जिसको कोविड-19 हो रहा है ना, उसको ज़्यादा इफेक्ट कर रही है ये बीमारी, उसको सबसे ज़्यादा हो रही है। तो राजस्थान ने ये देखते हुए इसको एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया। जब किसी बीमारी को एपिडेमिक डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे अभी जैसे ये जी कोरोना वायरस कोविड-19 को डिक्लेयर कर रखा है, तो इसके लिए अच्छे खासे स्टेप लेती है गवर्नमेंट, ताकि ज़्यादा ध्यान जाए इस बीमारी को ठीक करने के लिए। तो एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया इसे, ताकि इसका ट्रीटमेंट कोविड-19 के ट्रीटमेंट के साथ साथ हो सके। ट्रीटमेंट का मतलब है जी इलाज, कोविड-19 के साथ हो सके। अब ऐसा है जी, कुछ देखो जी, ये बीमारी फंगल इन्फेक्शन से होती है, ये याद रखना आपको। मुकोरमाइसिस क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन है, फंगी से होती है। जैसे ये कोविड-19 है जी, कोविड-19 किससे होता है जी, कोरोना वायरस से होता है, वायरस से होता है जी ये। और जैसे टीबी हो गया, बैक्टीरिया से होता है। जैसे मलेरिया हो गया जी, मलेरिया पैरासाइट से होता है। तो ये किससे होता है, फंगी से। फंगी, ये फंगी, वायरस और बैक्टीरिया, ये रोगाणु होते हैं जी, रोगाणु, पैथोजन बोल सकते हो। पैथोजन मतलब ये बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म है जी, ये समझ लो आप। तो ये जिसको भी जैसे पहले बीमारी हुई होती रहती है ना, उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं मुकोरमाइसिस होने के। अभी जो कोविड-19 से जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है जी, उनको जो बीमारी हो रही है कोविड-19 की, उनमें बहुत ज़्यादा केस देखे जा रहे हैं मुकोरमाइसिस के। देखो जी, ऐसा कुछ होता है जी। ये इसमें क्या होता है सिम्टम में, इसमें आँख नाक में मतलब रेड रेड सा हो जाता है। ये नाक के अंदर का दिखाया गया है, रेड रेड से आपके इसमें हो गए जी, आपके रेड रेड हो गई है पूरा। और ये मुकोरमाइसिस फंगल ग्रोथ होती है जी, आपके नसल एक्टिविटी में आइज़ के आसपास इन्फेक्ट हो जाता है। इसकी वजह से बैड और फॉल्स स्मेल आने लगती है नोज़ से। और रेस्पिरेटरी इशू होते हैं जी, सांस लेने में परेशानी होती है, कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है। और नोज आपकी ऐसे लगेगा ब्लॉक हो गई है, सांस लेने में परेशानी होगी। इससे और भी सारे सिम्टम होते हैं। सिम्टम का मतलब है जी, सिम्टम का मतलब है लक्षण दिखाई देते हैं इसके। जैसे फीवर भी हो सकता है जी आपको, बुखार, हेडेक, सिर में दर्द हो सकता है। ये लगभग उनको ज़्यादा प्रभावित करती है जो 40 ईयर्स या उससे अबव एज के होते हैं, उनको ज़्यादा ये परेशानी करती है ये बीमारी। तो ये याद रखना है आपको। इसमें थोड़ी सावधानी लेनी है कि कभी कोई गंदी चीज़ को किसी को टच करो, आप तुरंत हाथ साफ करो साबुन से या सैनिटाइज करो, तब टच करो कहीं पे। तो ये बीमारी भी हो सकती है जी, बहुत ज़्यादा फैल रही है बीमारी भी। इसका ट्रीटमेंट के उपाय क्या है जी, इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है पहले सीटी स्कैन, एमआरआई किया जाता है बॉडी का, पूरी बॉडी का एक्सरे, एक तरह से एक्सरे मान लो, एक्सरे किया जाता है उसमें। फिर देखा जाता है फंगल ग्रोथ कितनी हो रही है। उसके बाद इंजेक्शन दिया जाता है जी, इसके लिए एक इंजेक्शन है एंटी फंगल इंजेक्शन, जिसका नाम है देखो ये एम्फोटेरिसिन बी। ये हमने करंट अफेयर में पढ़ा था पहले भी, एम्फोटेरिसिन बी डी डीऑक्सीकोलेट इंजेक्शन। ये इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। और इसकी कॉस्ट पता है कितनी है, एक इंजेक्शन की कॉस्ट है 2500 से लेकर 3000 तक, एक इंजेक्शन की कॉस्ट है। और एक दिन में 6 बार इंजेक्शन लगाना पड़ता है। और कितने दिन तक, 15 से 21 दिन तक। अब आप लगा लो 3000 का इंजेक्शन, दिन में 6 बार, यानी कि 18,000 एक दिन का खर्चा। और 15 से 21 दिन तक, यानी कि लगभग 3.5 लाख से 4 लाख का खर्चा, सिर्फ इंजेक्शन का। और बाकी का हॉस्पिटल का अलग खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया आपका। तो अब सोच लो, आपको इस बीमारी से बचना है तो अपने आप को, हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करते रहो। गंदी चीज़ को जब भी छुओ तो हाथों को साबुन से धो या सैनिटाइज करो। राजस्थान ने जी ये एपिडेमिक डिक्लेयर की है, ये राजस्थान एपिडेमिक एक्ट है 2020 का, उसी के अंडर की है। तो यही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस फॉर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। अभी एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। देखो जी, जब भी किसी को मान लो दे देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे दिया जैसे इसको, तो इससे होता क्या है, बैंक से लोन लेने में आसानी हो जाती है। टू ईज बैंक फाइनेंसिंग फॉर सच प्रोजेक्ट। ये एग्जीबिशन का मतलब है जी प्रदर्शनी, और कन्वेंशन सेंटर का मतलब है जहाँ पे मीटिंग होती है। मान लो कोई बिल्डिंग है जी, यहाँ पे मीटिंग होती है जी, इंटरनेशनल मीटिंग होती है कंट्रीज़ की आपस में, तो उसको कन्वेंशन सेंटर बोलते हैं। एग्जीबिशन सेंटर क्या है, एग्जीबिशन क्या है जी, जैसे मान लो प्रदर्शनी लगानी है किसी की, जैसे मान लो महात्मा गांधी का बर्थडे है जी 2 अक्टूबर को, उस दिन पे यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में सारी चीज़ लगानी है, बुक्स वगैरह यहाँ पे शोकेस में रखनी है।
और आपके उनकी इमेज वगैरह, उनकी आइडियोलॉजी दीवार पे चिपकानी है, ऐसे कुछ एग्जीबिशन की जाती है जी, प्रदर्शनी। उस बिल्डिंग को ही बोलते हैं एग्जीबिशन सेंटर। तो ऐसे सेंटर को जी इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में डाल दिया, उससे बैंक से लोन लेने में आसानी होगी। और एलिजिबिलिटी क्या है जी, इसका ऐसा नहीं है कि छोटे से छोटा सेंटर हो उसको भी आसानी से लोन मिलेगा बैंक से, नहीं। इसका मतलब ये कम से कम 1 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया हो जी, उसका फ्लोर हो, फ्लोर, तब जाके उसे लोन लेने में आसानी होगी इस ऐसे प्रोजेक्ट को, ऐसे सेंटर को। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखो जी यूनेस्को आपको पता है क्या है, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनेस्को। इसने अभी मतलब इंडिया ने अभी 6 साइट को, साइट का मतलब है जी स्थल या जगह, प्लेस, 6 प्लेस को टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की में। देखो जी टेंटेटिव का मतलब तो वैसे होता है आजमाइशी। इसमें क्या है, 6 साइट को डाला है अभी, 6 साइट को टेंटेटिव लिस्ट में। कौन कौन सी हैं जी ये 6 साइट डाली हैं जो, देखो जी एक तो है मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र। मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर का मतलब है जी उनकी कोई तलवार हो, मुकुट हो, कपड़े हो, जब मराठा मिलिट्री के जो रिलेटेड है उनको डाला है जी किस लिस्ट में, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, यूनेस्को की में। नेक्स्ट है आपका ये हायर बैंकल मेगालिथिक साइट कर्नाटक में, ये है जी कर्नाटक में हायर बैंकल मेगालिथिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है जी आपका बेदा घाट लमेता घाट नर्मदा वैली का, मध्य प्रदेश में जी, मध्य प्रदेश में नर्मदा वैली है, वहाँ पे ये बेदा घाट और लमेता घाट है जी, ये देख लो आप, ये है जी ये घाट। नेक्स्ट है जी आपका गंगा घाट वाराणसी में ये गंगा घाट है जी। नेक्स्ट है आपका कांचीपुरम के टेम्पल हैं जी, ये टेम्पल हैं कुछ 8-9 टेम्पल है जी, ये टेम्पल है जी। नेक्स्ट है आपका सतपुरा टाइगर रिजर्व, ये नेचुरल साइट है, टाइगर रिजर्व, फॉरेस्ट है जी, फॉरेस्ट, उसको सतपुरा टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया हुआ मध्य प्रदेश में जी, इसको डाला हुआ है जी, किसमें, अभी टेंटेटिव लिस्ट में डाला है। अब टोटल कितनी होगी जी टेंटेटिव लिस्ट में जो साइट है इंडिया की, 48 होगी जी, 48 यूनेस्को की लिस्ट में। देखो जी एक बात याद रखनी है आपको, देखा होगा यूनेस्को की साइट जब गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पे दिखाएगा 38 साइट है यूनेस्को की, हमारे इंडिया में 38 साइट है। तो आपको कन्फ्यूजन हो जा रहा होगा ये अभी 48 कैसे है हो गई और वहाँ पे गूगल पे 38 दिखाता है। देखो जी वो यूनेस्को की साइट डिक्लेयर हो चुकी है, 38 यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दी है। लेकिन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसी भी साइट को डालने से पहले इंडिया को क्या है जी, उसे टेंटेटिव लिस्ट में डालना पड़ता है, अपनी एक टेंटेटिव लिस्ट है। तो ये टेंटेटिव लिस्ट का मतलब है जी 1 साल तक रहेगी, इसमें 1 ईयर तक इस लिस्ट में रहेगी वो साइट। उसके बाद जैसे ही साइट को डाल दिया जी 1 साल तक रही, उसके बाद ये नॉमिनेशन दे सकती है यूनेस्को को। यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जी, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए उसके लिए कमेटी बनी हुई है जी, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, उसको प्रपोजल रख सकती है कि 1 साल हमने इसे टेंटेटिव लिस्ट में डाला है, अब इसको नॉमिनेशन के लिए भेज देगी, फाइनल नॉमिनेशन के लिए। और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी फिर उसका देखेगी, हाँ जी देखने आएगी, सर्वे करेगी, और फिर उसको अगर यूनिक फीचर लगेंगे उसके कुछ यूनिक फीचर तो उसे लिस्ट में डाल देती है, फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में, समझे। तो अभी टेंटेटिव लिस्ट में कितनी है, 48, वरना हमारे इंडिया में अभी साइट कितनी है टोटल यूनेस्को की, 38 है जी, यूनेस्को की 38 साइट है, ये सिर्फ टेंटेटिव लिस्ट में है। कहने का मतलब ये है जी, ये प्रपोजल रखा जाता है टेंटेटिव लिस्ट में 1 ईयर के लिए, और गवर्नमेंट फिर क्या जी डिसाइड करती है टेंटेटिव लिस्ट में से कौन सी साइट यूनेस्को के पास भेजनी है फाइनल डॉसियर के लिए, मतलब फाइनल जब यूनेस्को डिक्लेयर कर दे कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो इनमें से 1 साल बाद भेज दिया प्रपोजल यूनेस्को के पास। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती क्या जी, साइट का मतलब स्थल ही होता है, वर्ल्ड का मतलब विश्व, हेरिटेज का मतलब विरासत, विश्व विरासत स्थल हिंदी में बोलते हैं जी। ये कोई भी नेचुरल साइट हो सकती है जी, कोई मैन मेड एरिया हो सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है जी, कोई बिल्डिंग हो सकती है, जैसे ताजमहल हो सकता है, कोई बिल्डिंग बनाई है, या नेचुरल प्राकृतिक जैसे फॉरेस्ट एरिया हो गया जी, कुछ भी हो सकता है जी। इसमें किसी की ऐसी साइट जी जिसकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो, जिसके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए, बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए अच्छी इंपॉर्टेंस हो जी, यूनिक फीचर हो, उसको डाला जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये साइट यूनेस्को डिक्लेयर करता है जी, यूनेस्को मतलब ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, हमने देखा पहले ही। किसी को भी डिक्लेयर करने से पहले यूनेस्को ये देखता है हाँ इसकी ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए कोई इंपॉर्टेंट है, हाँ, या कोई कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसकी, कोई सांस्कृतिक, मान लो जी किसी की सांस्कृतिक वैल्यू है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाल देते हैं। नेक्स्ट है जी की फैक्ट्स क्या है इसके बारे में। देखो जी वो यूनेस्को ने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, यूनेस्को की पहले तो एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बनाई हुई है, यूनेस्को की है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, इसने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम।
इसके अंतर्गत ये लिस्ट को रखा जाता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट को। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है साइट, पूरा वर्ल्ड वाइड है जी। किसी कंट्री में कितनी है, किसी में कितनी है, इंडिया में 38 है अभी, समझे, 38। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का प्रोग्राम है इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, और ये लिस्ट को मेंटेन करके रखता है इस प्रोग्राम के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। और इसमें यूनेस्को के जितने मेंबर स्टेट हैं, मतलब कुछ कंट्री हैं जी, देश हैं, इसके मेंबर हैं यूनेस्को के, जैसे इंडिया भी इसका एक मेंबर सदस्य है। तो इसके मेंबर में से 21 यूनेस्को के मेंबर स्टेट वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के मेंबर बना दिए जाते हैं, और 21 मेंबर को इलेक्ट कौन करता है जी, इनका चुनाव करता है जनरल असेंबली। तो ये देखभाल ही करती है जी इनकी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जी रहती तो उसी देश का पार्ट है, जैसे इंडिया की 38 अभी साइट डिक्लेयर की हुई है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, तो है तो इंडिया में ही, वो इंडिया की साइट रहेंगी। लेकिन होता क्या है, यूनेस्को क्या है जी, उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए प्रिजर्व करने के लिए उन्हें डिक्लेयर कर देता है, उनका संरक्षण करता है। और इससे होता ये भी है, जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डालता है तो उस वहाँ पर टूरिज्म भी बढ़ता है जी, टूरिज्म, क्योंकि टूरिस्ट लोग आते हैं, ये देखते हैं हाँ ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कुछ तो खास बात होगी, यूनिक फीचर होंगे, चलो इसको देखने चलते हैं, तो वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर भी इंक्रीज होता है। तो किसी भी साइट को डिक्लेयर करने से पहले जी, तो उसका यूनिक फीचर होना चाहिए, जोग्राफिकली, हिस्टोरिकली या कल्चरल या फिजिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए जी उसका कुछ, तब डिक्लेयर करते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जी आपको। यूनेस्को की अभी इंडिया में 38 साइट हैं, और टेंटेटिव लिस्ट में 48 हो गई हैं। टेंटेटिव लिस्ट में 1 साल के लिए डालते हैं, 1 साल के डालने के बाद फिर इसी लिस्ट में से इंडिया चुनेगा किसको फाइनल अप्रूवल के लिए भेजना, फाइनल सहमति के लिए भेजना, यूनेस्को जिसको डिक्लेयर करेगा, फिर भेजता है जी यूनेस्को के पास। फिर यूनेस्को उनकी छानबीन करता है, देखता है, अगर यूनिक फीचर लगता है तो यूनेस्को डिक्लेयर करता है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है रिक्यूजल ऑफ जजेस। रिक्यूजल का मतलब है जी अपनी ड्यूटी से इनकार करना, अपनी कर्तव्य निभाने से इनकार करना एक तरह से। अभी न्यूज़ में क्यों है जी ये, देखो जी, एक आपको पता है महाराष्ट्र के मुंबई पुलिस कमिश्नर है जी परमवीर सिंह, इनको अभी हटा दिया गया, नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। इन पे करप्शन के चार्ज लगे थे, तो इनका केस, इन्होंने केस डाला, इनका केस सुन रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट में। 2 जज की बेंच है, उसमें से एक BR गवई है, इन्होंने रिक्यूजल कर दिया है अपने आप को। रिक्यूजल का मतलब है इनकार कर दिया केस को सुनने से, मतलब अपने आप को केस से पीछे हटा लिया। इसने कहा है जी कि जज ने कि आप कोई दूसरा जज अपॉइंट कर दो, मैं नहीं सुनूंगा। तो इसका क्या है जी, अभी चार्ज लगे थे जो BR सिंह है जी, मिस्टर सिंह, इन पे चार्जेस लगे थे। ये BR गवई हैं, जो BR गवई पे चार्जेस लगे थे। और जो परमवीर सिंह है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से मतलब इनकार कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज मतलब जजमेंट देने से इनकार कर दिया है मिस्टर परम सिंह ने। और केस किसका था, देखो नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कौन किसका केस था। कहने का मतलब हमारा ये है जी, इसमें हमें ये जानना रिक्यूजल का मतलब क्या होता है। रिक्यूजल का अभी जो इन पे चार्ज लगे थे, जो ये हैं, जो है परमवीर सिंह कमिश्नर है, इन पे चार्जेस क्या लगे थे, इन पे चार्ज ये लगे थे कि जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं अनिल देशमुख, इनको करप्शन के चार्ज लगे थे और इन्होंने रिजाइन कर दिया। इन पे भ्रष्टाचार के चार्ज लगे थे, मतलब आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार किया है इन्होंने, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने, तो उन्होंने रिजाइन किया था। तो इन पे भी चार्ज लगे थे, जो आपके परम सिंह है जी, इन पे भी चार्ज ये लगे थे कि इनके साथ मिले हुए थे होम मिनिस्टर के साथ, और इन्होंने भी करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो इस वजह से इनको भी डिसमिस किया गया। तो इस केस को सुन रही जी 2 जज बेंच, जिसका नाम है एक BR गवई एक जज का, जिन्होंने अभी इनकार कर दिया इस जजमेंट को देने से। अब रिक्यूजल का मतलब क्या होता है, देखो जी, रिक्यूजल का मतलब है जुडिशियल डिसक्वालिफिकेशन, इसी को ही रिक्यूजल बोलते हैं। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एब्सटेनिंग फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन एन ऑफिशियल एक्शन। देखो जी, किसी भी जजमेंट से अपने आप को एब्सटेन कर लेना, दूर रख लेना, मतलब किसी जजमेंट में हिस्सेदारी अपनी पार्टिसिपेट करने से अपने आप को रोकना, ये रिक्यूजल। जज बोल देगा भाई साहब मैं इस केस को नहीं सुनूंगा क्योंकि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है, मान लो कोई ऐसा आदमी है जिसे वो जानता है, ये जज है जी, ये जज है, और जज जिसका केस सुन रहा है, मान लो ये आरोपी है जी, जिस पे आरोप लगा है ये पर्सन, अगर इस जज इस आरोपी को जानता है, या इससे कोई फैमिली रिलेशन है, या इससे कोई पहले कम्युनिकेशन हो चुका है, तो इस केस में जज रिक्यूजल कर लेते हैं अपने आप को। रिक्यूजल मतलब अपने आप को जजमेंट से हटा लेंगे कि भाई साहब इसका आप सुनो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, कि उससे क्या है, ये मुझ पर आरोप लगेंगे कि आपने अपने सगे संबंधी के पक्ष में, फेवर में फैसला सुनाया है। तो ये देखते हुए वो जज अपने आप को अलग कर लेता है कि किसी और जज को दो ये केस, ताकि वो निष्पक्ष, विदाउट एनी बाइसनेस अपना केस जो जजमेंट दे। तो ये जी, तो ग्राउंड क्या है जी रिक्यूजल के,
रिक्यूजल के आधार क्या है जी, ग्राउंड किस बेस पे ये रिक्यूजल करते हैं, अपने आप को हटाते हैं जज। देखो जी, जज इसी केस में हटाते हैं जब कोई वन पार्टी ऐसा लगता हो कोई फेवर कर सकता है दूसरी पार्टी के अगेंस्ट, तब। नेक्स्ट क्या है जी, कोई सब्जेक्ट मैटर या उनसे कोई रिलेशनशिप हो किसी से, तो तब हटा सकते हैं। या बैकग्राउंड ऐसा होता है जी, जज से पहले वो लॉयर रहे हों और लॉयर में ऐसा केस उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो। नेक्स्ट ऐसा हो सकता है, मतलब कोई केस ऐसा हो जी जब वो लॉयर थे, जज बनने से पहले लॉयर थे, वकील थे, तब उन्होंने वो केस सुना था, उससे रिलेटेड उन्हें कोई पर्सनल नॉलेज हो जी उनके बारे में, तब ये नहीं, मतलब जब रिक्यूजल कर लेते हैं। या फिर लॉयर की पहले से ही जी, लॉयर हो या नॉन लॉयर हो जी, उनके साथ पहले से ही कोई कम्युनिकेशन हो चुका हो जज का, तब वो नहीं करते। नेक्स्ट कोई रूलिंग कमेंट या कंडक्ट से जी पहले ही जानकारी हो उनको और उनसे कोई संबंध हो, मतलब कोई रिलेशन हो जज का, तब वो निभाने से, मतलब अपनी ड्यूटी निभाने से इनकार कर देते हैं और अपने आप को केस से वापस कर लेते हैं। क्या कोई ऐसा लॉ बना हुआ है रिक्यूजल के लिए? कोई भी डेफिनेट लॉ नहीं है जी, और किसी जज ने इसको डिफाइन नहीं किया है। लेकिन होता क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होते हैं जी, अपॉइंट अपनी कुर्सी संभालने से पहले, ऑफिस में घुसने से पहले एक ओथ लेते हैं जी, शपथ लेते हैं। तो इस ओथ में जी वो ये शपथ लेते हैं कि प्रॉमिस करते हैं टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ टू डिलीवर जस्टिस, कि अपनी कर्तव्य परफॉर्म करेंगे और न्याय डिलीवर करेंगे लोगों को, विदाउट एनी फीवर और फेवर, बिना किसी डर के, बिना किसी पक्ष के, बिना किसी का पक्ष लिए हुए, एंड अफेक्शन और विल, विदाउट एनी अफेक्शन और इल विल, किसी का भी पक्ष लिए हुए बिना डरे हुए वो डिलीवर करेंगे जस्टिस, न्याय देंगे लोगों को, ये ओथ लेते हैं। और इसी के कारण क्या है जी, जजेज अपने आप को रिक्यूजल कर लेते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जी एक जजमेंट में अपने इस रिक्यूजल के बारे में कुछ जजमेंट में बोला है। जे चलेश्वर ये जस्टिस हैं जी, इन्होंने एक केस था 2015 का, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है जी, केस का नाम 2015 का। इस केस में ये जे चलामेश्वर नाम के जज हैं, इन्होंने ओपिनियन दिया था अपना, मतलब जज ने फैसला सुनाया था अपना, कि जब भी मान लो जी कोई ऐसा केस आता है कि जिसमें किसी जज का पेक्यूनियरी इंटरेस्ट हो सकता है, पेक्यूनियर का मतलब है जी प्रमुख इंटरेस्ट, उसकी जज का क्या है जी कोई रिलेशन हो सकता है जिस आरोपी के साथ या किसी जजमेंट के साथ कोई रिलेशन है, पर्सनल रिलेशन है, तो उस केस में क्या है जी, उस पर बाइसनेस का सस्पिशन रीजन हो सकता है कि उस पर यह आरोप लग सकते हैं जज पे कि वो उसने पक्षपात किया है, फेवर किया है किसी का, अपने सगे संबंधी का, या जिसे वो जानता है, कोई मित्र का, दोस्त का, या पहले से ही जानता था, पहले से ही कम्युनिकेशन हो चुका था, तो उस पर क्या जी बाइसनेस के आरोप लग सकते हैं। तो इसलिए उसको क्या है जी अपने आप को हटा लेना चाहिए, रिक्यूजल कर लेना चाहिए उस जज को उस केस से। तो ये जजमेंट में बोला था, तो इसी के आधार पे जज क्या जी अपने आप को रिक्यूजल कर लेते हैं। बस यही इस केस में पढ़ना है हमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसमें क्या है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं 22 एम्स खोले जाएंगे जी, जैसे एम्स दिल्ली में हॉस्पिटल है ना, एम्स के तरह के और 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खोले जाएंगे। किसके अंदर? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत खोले जाएंगे। इसके अंदर अभी सिक्स ऑलरेडी फंक्शनल हो चुके हैं जी फुली, मतलब 6 एम्स हमारे इंडिया में ऑलरेडी फंक्शनल हो चुके हैं, चालू हो चुके हैं। ये जो पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है ये अनाउंस की थी जी 2003 में। देखो जी इसके अंतर्गत ही, इस योजना के अंतर्गत 22 को अप्रूवल दिया है अभी, लेकिन ये योजना पहले से ही चल रही है 2003 से। इसका टारगेट ये था कि जो हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, टर्सरी सेक्टर में, जैसे हॉस्पिटल में जी जो फैसिलिटी मिलती है अफोर्डेबल और रिलायबल सर्विस, रीजनल इम्बेलेंस है जो, उसको करेक्ट करने के लिए चलाया गया था। कि मान लो जी डिस्ट्रिक्ट एरिया में हॉस्पिटल है, रूरल एरियाज में हॉस्पिटल नहीं है, या बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं जी, जैसे दिल्ली हो गया या बेंगलोर हो गया, इन सारी सिटीज़ में जी मेट्रो सिटी हैं, जो बड़ी सिटी हैं, शहर हैं, उनमें तो हॉस्पिटल अच्छे खासे हैं और छोटे शहरों में नहीं है। तो इस जो इम्बेलेंस था, मतलब एक जगह हॉस्पिटल है एक जगह नहीं है, तो ये बैलेंस जो बिगड़ा हुआ है इसको सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी कि हम पूरी कंट्री में मेडिकल एजुकेशन, क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और हॉस्पिटल सर्विस की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे इस स्कीम के जरिए। तो ये इसका टारगेट था। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है जी, इस स्कीम को, योजना को? इसको करता है जी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करती है। इसके दो कंपोनेंट है, एक तो ये कि ये अपने इंडिया में नए एम्स सेटअप करेगी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये सेटअप करेगी। नेक्स्ट इसका टारगेट ये है, जो भी गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हैं जी, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट स्टेट में, उनका अपग्रेडेशन करेगी, मतलब उनका इम्प्रूवमेंट करेगी जी। इस प्रोजेक्ट में यही है कि सारे जो मेडिकल
कॉलेज के मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन है, उनका अपग्रेडेशन के लिए जो भी कॉस्ट आएगी प्रोजेक्ट में, जो भी कीमत आएगी जी, उसको सेंटर और स्टेट दोनों शेयर करेंगे। मतलब कुछ मनी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और कुछ स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी इनका इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है जी कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या है जी? ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने लॉन्च किया है। देखो मिनिस्ट्री आप भी आपको याद होनी चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ये भी स्टेटमेंट में देके पूछ लेता है यूपीएससी पीसीएस जिसका भी आप एग्जाम दे रहे होंगे। ये फीचर क्या है जी इसके? इसके फीचर ये हैं जी, इसमें क्या है, एक ग्रास रूट रिहेबिलिटेशन वर्कर बनाए जाएंगे जी, वर्कर्स होंगे कम्युनिटी लेवल पे। ये आशा और आंगनवाड़ी जो वर्कर होते हैं उनके साथ मिलके काम करेंगे। आशा क्या होते हैं जी आपको पता है? आशा क्या होती है? आशा होती है जी, आपने देखा होगा आपके विलेज एरिया में या आपके जो अर्बन एरियाज में क्या होती है, जब भी जैसे मान लो कोई बीमार होता है वर्कर, मेनली ये आशा होती है जी, वुमन को बनाते हैं। जैसे मान लो जी अभी वुमन को कोई बीमारी हो जाए तो उसको देखभाल करने आएगी, या कोई वुमन प्रेग्नेंट है उसके घर में चक्कर लगाते रहते हैं, देखते रहते हैं। और जब भी मान लो डिलीवरी का टाइम आता है तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वैन की वगैरह, मतलब टैक्सी वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। प्राइमरी हॉस्पिटल जो होता है, मतलब 10-15 विलेज के बीच में एक हॉस्पिटल बना देते हैं जी जहाँ पे डिलीवरी हो सकती है, तो ये प्राइमरी हॉस्पिटल होता है। तो ऐसे आशा वर्कर ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं। ऐसी आंगनवाड़ी जो वर्कर होते हैं, जो आंगनवाड़ी में जो महिलाएं होती हैं, तो इनके साथ मिलके जो वर्कर होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनके साथ मिलके एक वर्कर होंगे जी रिहेबिलिटेशन वर्कर। किसके लिए होंगे जी? ये डिसेबिलिटीज़ के लिए होंगे। मतलब ऐसे पर्सन जो डिसेबल हैं, जिनके हाथ पैर खराब हैं, जिन्हें दिव्यांग मित्र भी बोलेंगे जी, ऐसे वर्कर को जो सहायता करेंगे। मतलब फ्रेंड ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये उन लोगों की सहायता करेंगे जो डिसेबल हैं, जो अयोग्य लोग हैं जी, जिनके हाथ पैर खराब हो चुके हैं, मतलब लंगड़े हैं, ऐसे की सहायता करेंगे ये वर्कर। और इन वर्कर को बोलेंगे दिव्यांग मित्र, मतलब फ्रेंड ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्योंकि जो डिसेबल पीपल हैं उनके फ्रेंड होंगे, दोस्त होंगे, उनकी सहायता करेंगे। किस चीज़ में सहायता करेंगे जी? मतलब मेडिकल फैसिलिटी कोई प्रोवाइड करनी है, उनको कोई समस्या आ रही है उनमें प्रोवाइड करनी है, या सर्टिफिकेट देने में, कैसे सर्टिफिकेट लेना है आपको, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट कैसे लेना है, इसमें सहायता करेंगे। ये सर्टिफिकेट कौन देगा जी? देखो जी एक रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसके अंडर एक बोर्ड है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन। ये बोर्ड क्या है जी? एग्जामिन करेगा कि किस डिसेबल्ड पीपल को सर्टिफिकेट देना चाहिए और फिर उस कैंडिडेट को सर्टिफिकेट देगा जी। ये समझ रहे हो? इस सर्टिफिकेट से फ़ायदा क्या होता है जी? थोड़ा क्या फ़ायदा होता है? आपको रिजर्वेशन मिल जाती है जी डिसेबिलिटी के लिए, अलग से जॉब में भी आपको मिल जाएगी। मतलब जो भी पर्सन डिसेबल होंगे उनको जॉब में भी मिलती है, एजुकेशन में मिलती है, प्रेफरेंस मिलती है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी नासा ईएसए सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट। नासा आपको पता है जी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जो सैटेलाइट वगैरह भेजती है, जैसे हमारे इंडिया की इसरो है, इसरो। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन की है जी, यूरोपियन यूनियन की यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये है यूरोपियन यूनियन की। इन दोनों एजेंसीज का एक मिशन है जी, भेजा था स्पेस क्राफ्ट, भेजा था स्पेस में सोलर ऑर्बिटर। किस लिए? सन को स्टडी करने के लिए, सूरज को स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए सोलर ऑर्बिटर भेजा था। ये इसने क्या जी, इमेज कुछ कैप्चर किए हैं, कुछ फोटो खींचे हैं जी सन के, सन से फर्स्ट सोलर इरप्शन हुआ है जी। मतलब इरप्शन तो होता ही रहता है सन में, लेकिन इसने फर्स्ट सोलर इरप्शन की इमेज खींची है, इसलिए न्यूज़ में है। ये जो सोलर इरप्शन हुआ है इसी को बोलते हैं जी कोरोनल मास इजेक्शन। ये कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है डिटेल में आपको देखना है तो एक सोलर मिशन है जी इंडिया का, सोलर मिशन, उसके लिए हमने एक स्पेशल लेक्चर लिया हुआ है जी, उसे आप जाके देख सकते हो साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में जाके, डिटेल में आपको पता चलेगा सोलर विंड क्या होती है, कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, इरप्शन क्या होता है, ये सब पता चलेगा उसमें। तो इसकी अभी स्पेस क्राफ्ट ने इमेज ली है जी, ये इरप्शन ये सन के सरफेस से होता रहता है जी। और इसमें निकलता क्या जी? प्लाज्मा निकलता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा देखो जी, प्लाज्मा वो ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं है जो हमने कल पढ़ा था, ये प्लाज्मा क्या जी? ये अलग मैटर है जी जो सन से निकलता है। सन से खून थोड़ी ना निकलेगा, ब्लड थोड़ी ना निकलेगा। ये क्या जी फिर? ये क्या है? देखो जी आपको पता है मैटर है, ये एक मैटर है। मैटर क्या होती है जी? मैटर ऐसी चीज़ होती है विच कैन बी टच्ड और विच हैव मास, मतलब जिसके पास मास है, भार है, और जिसे छू के देखा जा सके। जैसे आप भी एक मैटर हो जी, आदमी एक मैटर है, चेयर है आपकी, पेन है आपका, कॉपी है, सब एक मैटर है जी। क्योंकि इसके पास भार भी है, वजन भी है, मतलब भार है, और इसके पास क्या है, इसे छू के भी देखा जा सकता है। तो मैटर की 5 फॉर्म है जी, 5 फॉर्म। कौन कौन सी है जी 5 फॉर्म? देखो 4 तो नेचुरल है जी,
जैसे एक हो गया आपका लिक्विड, जैसे पानी है जी, लिक्विड फॉर्म में कोई, वो भी एक मैटर होती है। इसकी 5 फॉर्म होती हैं जी, 5 फॉर्म मैटर की। सेकंड है आपकी सॉलिड, जैसे लोहा जी सॉलिड, ये भी एक सॉलिड फॉर्म में हो सकती है मैटर। नेक्स्ट है जी गैस फॉर्म में हो सकती है, गैस, जैसे आपके सिलेंडर में जी घरों में गैस होती है जिससे आप खाना पकाते हो, वो भी एक मैटर है। नेक्स्ट है जी प्लाज्मा, ये प्लाज्मा जी ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, मतलब चौथी फॉर्म है। और ये 4 नेचुरल हैं जी, और 5वीं है मैन मेड। वो कौन सी है जी मैन मेड, उसका नाम वो है जी साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है, सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टाइन। बोस आइंस्टाइन बोस आइंस्टाइन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये है जी 5वीं फॉर्म। ये मैटर की फॉर्म है जी, स्टेट ऑफ मैटर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। तो ये प्लाज्मा भी एक मैटर है जी। प्लाज्मा का ये इंजेक्शन होता है सन के सरफेस से, तो ये कैप्चर किया, ये भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल ही होते हैं जी, जो ये होते हैं जो अर्थ की तरफ आते हैं, अर्थ की तरफ मूवमेंट होता है। ये देखो जी कुछ इससे ये आपको दिखाई दे रहे हैं जी, ये हैं चार्ज पार्टिकल, ये प्लाज्मा वगैरह, सोलर, ये इजिप्शन हो रहा है, जो इरप्शन हो रहा है। तो ये है जी सब कुछ। ये है जी स्पेसक्राफ्ट जो नासा और ईएसए ने भेजा है, ये इसने इमेज कैप्चर की है, जो अभी इमेज भेजी है अर्थ पे, इसकी वजह से स्टडी की है जी। इसके बारे में और डिटेल देख लो आप। ये सोलर ऑर्बिटर किसने भेजा है जी, नासा और ईएसए ने मिलकर भेजा है। ये फरवरी 2020 में भेजा था। ये ईएसए का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक प्रोग्राम है कॉस्मिक विजन, जो 2015 से 2025 के लिए चलाया गया। उसके अंतर्गत ही 2020 में ये मिशन भेजा स्पेसक्राफ्ट। ये पहला मिशन है जी जिसने सन के नॉर्थ और साउथ पोल की इमेज प्रोवाइड की है, समझे। पहला मिशन है जिसने नॉर्थ और साउथ पोल की इमेज प्रोवाइड की है, कैप्चर की है। ये 7 ईयर मिशन होगा जी, 7 साल का, और लगभग सन से 26 मिलियन माइल्स दूरी पे ये रहेगा। एक माइल्स में आपका होता है जी लगभग 1.652 ऐसा कुछ, 1.6 लगभग किलोमीटर होते हैं एक माइल्स में, और मिलियन में होते हैं जी एक 10 लाख। तो आप निकाल सकते हो पूरी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, सन से जितनी दूरी पे ये रहेगा। इसमें जी देखो हीट ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी इसे, क्योंकि आपको पता है जैसे स्पेस में जाएंगे ऊपर तो हीट, सन की हीट बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन ये 970 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर को सहन कर सकता है, इंड्योर कर सकता है ये स्पेसक्राफ्ट, क्योंकि ये इसमें टाइटेनियम शील्ड लगी है जी, टाइटेनियम शील्ड लगी है, हीट शील्ड। ये इतने टेम्परेचर को बियर कर सकती है, सहन कर सकती है। और यूपर से इसमें कैल्शियम फॉस्फेट की कोटिंग हो रखी है इस स्पेसक्राफ्ट में। ये सोलर ऑर्बिटर जी इससे पहले 1990 में भी भेजा था नासा और ईएसए ने, एक यूलिसिस स्पेसक्राफ्ट नाम से। और तो ये नासा और ईएसए का दूसरा सोलर ऑर्बिटर है, समझे। सोलर ऑर्बिटर क्या, ये क्या काम करेगा जी, मतलब क्या क्या किस लिए भेजा गया है और क्या आंसर देगा ये, क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, टारगेट क्या हैं। देखो एक तो ये इसका आंसर मिलेगा, जो सोलर विंड होती हैं कैसे ड्राइव होती हैं, कैसे जनरेट होती हैं, और ये कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड कैसे ओरिजिनेट होती है, इसका आंसर मिलेगा जी इससे। नेक्स्ट हेलोस्फेरिक वेरिएबिलिटी के बारे में जानकारी मिलेगी। हेलोस्फेयर क्या होता है जी, हेलोस्फेयर है सन के अराउंड क्या है जी, बबल टाइप का जो स्फेयर है, सन का स्फेयर। जैसे मान लो जी हमारी अर्थ है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना कुछ 640 किलोमीटर तक, तो ऐसे ही सन का भी कुछ एटमॉस्फेयर है, तो उसी को बोलेंगे जी हेलोस्फेयर। हेलोस्फेयर उसके बारे में जानकारी देगा। सोलर से जो एनर्जी पार्टिकल जी रेडिएशन इरप्शन होता रहता है, निकलते रहते हैं हेलोस्फेयर्स में जो रहते हैं, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। सोलर डायनामो वर्क, इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि सन और हेलोस्फेयर में क्या कनेक्शन है इनके बीच में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी इसकी वजह से। तो यही इसके ऑब्जेक्टिव है जी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी व्हाट बीजिंग्स न्यू क्रैकडाउन मीन्स फॉर क्रिप्टो करेंसी इन चाइना। देखो जी चाइना ने अभी क्या है, क्रिप्टो करेंसी के लिए जो गाइडलाइंस है उनको टाइट कर दिया है, मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि क्रिप्टो करेंसी के यूज पे, कि क्रिप्टो करेंसी को यूज़ नहीं करेंगे। क्रिप्टो करेंसी क्या है जी, एक डिजिटल करेंसी है जी, डिजिटल करेंसी है, मतलब आपके इंटरनेट पे, कंप्यूटर पे होगी जी ये करेंसी, कोई आपके ऐसे नहीं होगी फिजिकली, जैसे आपके मनी पैसा है जी, रुपया है, रुपया आपके हाथ में है, तो ऐसे नहीं होगी ये करेंसी। कहाँ पे, डिजिटली होती है ये। क्रिप्टो का मतलब होता है जी हिडन, हिडन छुपी हुई, ऐसे भी बोल सकते हो जी हिडन करेंसी या क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी। ये देखो जी आपको एग्जांपल देता हूँ जी, कभी म्यूजिक ऐप देखें आपने, म्यूजिक ऐप गाना सुनते हो जिन पे आप, या फिर आपने लूडो, लूडो तो ज़रूर खेला होगा मोबाइल पे, मोबाइल पे बात हो रही है जी। लूडो एक एप्लीकेशन है, उस पर क्या है, लूडो खेल के पैसे कमाओ, ऐसी ऐप आ रही है जी। लेकिन आप टाइम वेस्ट मत करना है, बेकार की ऐप है। बहुत सारी ऐप ऐसी आती हैं जी कि उन पर आप
10-15 मिनट काम करो, कोई गेम खेलो और उन पे पैसे कमाओ। उन पे क्या जी, कॉइन मिलते हैं, कॉइन मिलते हैं उन पे। वो डिजिटल कॉइन होते हैं जी, कुछ डिजिटल कॉइन होते हैं। वो कोई ऐसे नहीं होते, इन कॉइन को देखा आप ये नहीं आप बैंक में चले जाओगे, लोगो जी मेरे पास मैंने गेम खेल के या म्यूजिक सुन के, म्यूजिक ऐप आ रही है जी बहुत सी, जैसे गाना ऐप, तो इस पे गाने सुनोगे आप 15-20 मिनट, उस पर आपको कॉइन प्रोवाइड करेगा। इस कॉइन से क्या हो जी, आप शॉपिंग कर सकते हो उन्हीं की साइट पे, कि इतने कॉइन वो कन्वर्ट हो जाएंगे रुपीज़ में। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कॉइन आप जाके बैंक को बोलो ये इतने सारे कॉइन है मेरे पास, लो मुझे इसके बदले आप रुपए दे दो, ऐसा नहीं हो सकता, समझ रहे हो। तो ये क्या है, डिजिटली उसी साइट कन्वर्ट कर सकती है रुपीज़ में अगर चाहे तो। वो जैसे मान लो जी आपने 200 या 2000 कॉइन इकट्ठा कर लिए, तो वो उसने कुछ निश्चित कर रखा होगा, फिक्स कर रहा होगा कि अगर 2000 कॉइन होंगे आपको, कि इसकी वैल्यू मान लो 1000 रुपीज़ के बराबर होगी, इतने की आप शॉपिंग कर सकते हो उनकी साइट पे, कुछ खरीद सकते हो। या फिर आप कन्वर्ट कराना चाहो जी, अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहो, तो ये साइट ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती है इतने सारे रुपए, समझ रहे हो। लेकिन बैंक से आप क्लेम नहीं कर सकते, ये डिजिटली कोई करेंसी लीगल टेंडर नहीं होता। तो ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो यूज होती है जी चाइना में, उसको अभी बैन कर दिया जी, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए चाइना ने। तो इसका जी जो सर्विस यूज होती हैं वर्चुअल करेंसी के, वर्चुअल करेंसी भी बोलते हैं जी क्रिप्टो करेंसी को, तो ये इसको बैन कर दिया है। कि अभी लेटेस्ट चेंज क्या किए हैं, इसने चेंज किए हैं जी, जो क्रिप्टो रिलेटेड जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, जैसे अकाउंट ओपनिंग होती है, रजिस्ट्रेशन, ट्रेड होती है, इनमें कुछ सेटलमेंट, इंश्योरेंस क्लियर करने के लिए यूज होती हैं, सबको बैन कर दिया है। ये इंस्टीट्यूशन भी प्रोहिबिटेड कर दिए हैं, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन क्रिप्टो करेंसी में सेविंग करते हैं उनको भी रोक लगा दी है, जो उन पे कोई ट्रस्ट है या कोई कुछ है उन पे भी रोक लगा दी है। बैकग्राउंड क्या है जी, देखो चाइना ने अभी भी कोई लीगल टेंडर की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया क्रिप्टो करेंसी को। लीगल टेंडर का मतलब है जी जब हर कोई उस करेंसी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो। जैसे हमारा इंडिया का रुपीज़ है जी, हमारी कंट्री में रुपीज़ चलता है करेंसी, मुद्रा, उसको कोई भी मना नहीं कर सकता लेने से, समझ रहे हो। जैसे आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो और मान लो आप शॉप पे गए, आपने मान लो जी चॉकलेट खरीदी और आपने 10 रुपये दिए चॉकलेट के, तो वो ये नहीं कहेगा शॉप दुकानदार कि नहीं मैं रुपये नहीं लूँगा, मैं तो डॉलर लूँगा। तो उसके कान पे 2 लगा सकते हो आप, क्योंकि लगाना नहीं, वो भी मार देगा आपको। लेकिन ये जी कोई मना नहीं कर सकता, आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो, कोई मना नहीं कर सकता रुपए लेने में, तो वो होता है लीगल टेंडर। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर की तरह रिकॉग्नाइज नहीं की गई है कि इसे लेने से कोई इनकार भी कर सकता है। वो तो कहेगा चाइना में अगर रहता है युआन दो, चाइना की करेंसी है युआन, युआन दो हमें, तो क्रिप्टो करेंसी को नहीं लेंगे, तो लीगल टेंडर नहीं है ये, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अभी चाइना ने रूल क्यों टाइट किए हैं जी, क्यों इसको बैन कर लगाया है, क्योंकि ये यूज हो रही थी अभी भी चाइना में, लेकिन इसको पूरी कंप्लीटली इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। इसका ये जी, इसमें क्या है, कुछ जो पीपल्स की प्रॉपर्टी हैं उनकी सेफ्टी को देखते हुए, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी के इन्फ्रिंज हो रहा था जी उनके, और कुछ नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशन और फाइनेंशियल ऑर्डर हैं उनमें डिस्ट्रप्शन कर रही थी ये क्रिप्टो करेंसी, इसलिए चाइना ने जी रेस्ट्रिक्शन लगा दी। ऐसा माना जा रहा था ये आगे परेशानी कर सकती है नॉर्मल इकोनॉमिक सिचुएशन में, और लोगों को परेशानी हो सकती है, इसलिए बैन लगाया। अब इसके इम्पैक्ट क्या होंगे जी, इम्पैक्ट ये होंगे जी कि जो भी इंडिविजुअल जो क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं, बाई करते हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा जी ये पेमेंट चैनल यूज़ करना। नेक्स्ट क्या जी, जो बिजनेस माइन करते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी जनरेट करते हैं, तो उनके लिए जी ये जनरेट करना हार्ड हो जाएगा थोड़ा। और क्रिप्टो करेंसी जनरेट कैसे करते हैं ये मैंने बताया जी, ऐसे ही कुछ जैसे हम गाना सुन के भी क्रिप्टो करेंसी जनरेट कर सकते हैं, कॉइन मिल जाएंगे हमें, डिजिटल कॉइन। ऐसे ही जी कुछ कंप्यूटर पे गेम होते हैं या कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और क्रिप्टो करेंसी आपके जो वॉलेट होगा आपके अकाउंट पे, वो वॉलेट में आ जाएंगे जी। ऐसे ही जनरेट करते हैं जी। जो बैंक और पेमेंट कंपनीज भी चैलेंज फेस करेंगे जी, क्योंकि जो मनी फ्लो होती थी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो मनी होती थी, मान लो जी क्रिप्टो करेंसी कमाई जी, डिजिटल करेंसी इसने अर्न की किसी भी ए पर्सन ने, और वो करेंसी को कंप्लीट करके अपने युआन में कन्वर्ट करता था, चाइनीज़ करेंसी में, और फिर बैंक में ट्रांजेक्शन करता था। तो ये भी अभी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी जी, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी होती क्या, ये हमने जान लिया जी। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है, ये इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, मतलब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उस पर काम करती है जी। इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है ये, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है जी, पूरा देखेंगे हम इसे। ये बिटकॉइन, इरेथ्रियम, ये एग्जाम्पल है जी किसके, डिजिटल करेंसी के या क्रिप्टो करेंसी के, ये एग्जाम्पल है। बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी भी बोल सकते हो, और इथेरियम भी, ये एग्जाम्पल है जी। इसमें जी फंड जो ट्रांसफ़र होता है, जैसे आप क्रिप्टो करेंसी भेजोगे एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, तो इसमें जी कोई सेंट्रल बैंक की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप मान लो जी
अभी अपने इंडिया में बात करो, आप इंडिया में ए पर्सन बी पर्सन को कुछ मनी भेज रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो उसमें जी बीच में अथॉरिटी होंगी, सेंट्रल बैंक हो जाएगा जी, आरबीआई होगा आपको जो ऑथराइज करेगा ये पेमेंट करने के लिए, तभी आप भेज पा रहे हो। लेकिन इसमें जी कोई अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती सेंट्रल बैंक की, इंडिपेंडेंट ऑफ सेंट्रल बैंक होते हैं जी, बिना सेंट्रल बैंक के काम किए, ये मतलब बिना सेंट्रल बैंक के ये काम करते हैं। जैसे आपको मान लो जी ए पर्सन को बी पर्सन को क्रिप्टो करेंसी भेजनी है, कोई सेंट्रल बैंक की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, बीच में आप किसी को भी भेज सकते हो, और वो उस साइट पे जिस साइट से कमाए उस साइट का इस, जैसे मान लो जी 1000 डिजिटल कॉइन हो गए इसके पास, तो ये 1000 रुपये में यहाँ शॉपिंग वगैरह कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज़ है जी इसमें। अब ये काम कैसे करती है जी, ये देखते हैं। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, ये देखो जी इस तरह से काम करती है। जैसे मान लो जी कुछ आपने कभी कंप्यूटर पे देखा होगा, कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है जी, एक एक्सेल, या मान लो जी आपकी एक किताब है, कॉपी है, ये मान लो आपकी नोटबुक है, नोटबुक जिसमें आप नोट बनाते हो अपने, कुछ भी लिखते हो। इन नोटबुक में कुछ मान लो जी ऐसे डिब्बे बने हुए हैं, कुछ ऐसे डिब्बे बने हुए हैं, ये हैं जी ब्लॉक बने हुए हैं। और इस ब्लॉक में जी एक में आपने लिख दिया, ये मान लो ये श्याम का अकाउंट है, श्याम का, ये राम का अकाउंट है, ये घनश्याम का अकाउंट है, ये घनश्याम का अकाउंट है, ये ऐसे ही अपने पर्सन के नाम दे दिए ब्लॉक में। तो उस पर्सन का ये रहेगा जी, अपना अकाउंट सिर्फ श्याम देख सकता है, अपना अकाउंट राम देख सकता है, और इसकी कोई प्राइवेट की होगी जी, प्राइवेट की का मतलब जी पासवर्ड होगा, इसका पासवर्ड होगा, मतलब एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर पे, समझे। सबका पासवर्ड होगा जी अलग अलग, सब पर्सन के पास अपनी अलग अलग पासवर्ड होगी, और वो अपना अकाउंट खुद देख सकता है। और जैसे मान लो जी नया पर्सन इसमें जुड़ने वाला है, तो उसने रिक्वेस्ट डाली, तो एक और ब्लॉक जुड़ जाएगा इसमें, एक और ब्लॉक, नया अकाउंट। लेकिन नया पर्सन जुड़ने से पहले सबके पास नोटिफिकेशन जाएगा। जैसे मान लो जी यूट्यूब पे जब आपने कोई चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता है ना, आपके स्क्रीन पे आ जाता है नोटिफिकेशन की वीडियो आई है, अपलोड की है, तो आप देखते हो उसे क्लिक करके। ऐसे ही जब नया पर्सन जुड़ेगा सबके पास नोटिफिकेशन जाएगा, और ये सब वेरीफाई करेंगे। जब ये वेरीफाई कर देंगे सारे पर्सन, ये जो है जी श्याम, घनश्याम, राम, ये सारे पर्सन वेरीफाई कर देंगे, तो नया ब्लॉक जुड़ जाएगा जी। तो इस तरह से जी इसमें जो हैकिंग के चांस है, डेटा चोरी होने का चांस इसमें नहीं हो सकता जी, डेटा चोरी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक सब नहीं करेंगे जी वेरीफाई, तब तक सब कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकती। मान लो जी कोई पैसा निकालना चाहता है, कोई पैसा इससे मतलब मनी इससे विदड्रॉ करना चाहता है, निकालना चाहता है, तो सबकी अप्रूवल होगी जी, समझ रहे हो। तो ये काम कुछ ऐसे रखती है, जैसे मान लो किसी ने जी ट्रांजेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाली, तो रिक्वेस्ट क्या है जी, ये सबके पास गई पीयर टू पीयर का मतलब है सब पर्सन के पास गई, जितने भी पर्सन इसमें है जी सॉफ्टवेयर में, सबके पास गई ये नेटवर्क के पास। अब ये कंप्यूटर पे, सबके कंप्यूटर पे जाएगी जी ये पीयर टू पीयर। अब ये नेटवर्क क्या करेगा जी, ये ऑलगोरिथम सारे यूजर देखेंगे जी उसे, ये ब्लॉक बने हुए हैं सब यूजर के, सब यूजर देखेंगे, हाँ अगर उसे मान लो कोई पैसे निकालने हैं, मनी अप्रूव करनी है, तो सब अप्रूवल देंगे। जब सब अप्रूवल दे देंगे तो वेरीफाई हो जाएगी जी, वेरीफाई हो जाएगी। तो जब अलग से जी मान लो कोई और पर्सन आ रहा है, कोई और पर्सन जुड़ रहा है, तो सब वेरीफाई कर देंगे, तो अलग से एक ब्लॉक जुड़ जाएगा। ये जैसे मान लो जी ऐसे ब्लॉक बन जाएंगे, तो अलग से एक क्रिएट हो जाएगा ब्लॉक। अब ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा तो जी समझो परमानेंटली अप्रूवल हो जाएगा, और फिर उसे अल्टर नहीं कर सकते। अल्टर तब तक नहीं कर सकते, अल्टर का मतलब है चेंज, इस ब्लॉक को तब तक चेंज नहीं कर सकते तब तक सारे पर्सन ही क्या है जी अनुमति ना दे, अपनी अप्रूवल ना दे। तो ये इस तरह से काम करती है जी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और जब ये सब सारे अप्रूवल दे देते हैं जी, वो ट्रांजेक्शन फिनिश हो जाती है, नया ब्लॉक जुड़ जाता है। तो इस तरह से काम करती है जी। सबकी देखो जी अपना अपना एक अपनी अपनी प्राइवेट की होती है, सब अपने पासवर्ड डालेंगे, अपना अकाउंट खोल सकते हैं, समझ रहे हो। तो जितना भी मतलब कोई ट्रांजेक्शन होनी है, अब जितने भी मानो लाखों करोड़ों पर्सन है जी इस टेक्नोलॉजी पे, इस अकाउंट में, तो सब अप्रूवल देंगे, सबके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो इससे इस तरह से जी हैकिंग नहीं कर सकता कोई, इस सिस्टम को हैक चोरी नहीं कर सकता। अब लाखों पर्सन को मान लो जी एक पर्सन इसमें जुड़ने वाला है और ट्रांजेक्शन करने वाला है, तो इस ये मान लो जी हैकर है, चोरी करने वाला है जी इंटरनेट पे, तो ये अगर कुछ जुड़ेगा जी इससे, तो सबकी अप्रूवल होगी, तभी जाके ये जुड़ सकेगा। और मान लो कोई मनी निकालना चाहता है, कोई कॉइन क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन करना चाहता है, तब भी सबकी अप्रूवल लगेगी, सहमति, समझ रहे हो, जितने भी इस ब्लॉक में। तो ब्लॉक क्यों बोलते हैं जी, ब्लॉकचेन क्यों बोलते हैं जी, ब्लॉकचेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ब्लॉक बने हुए होते हैं, एक ब्लॉक बने होते हैं, सबके अकाउंट होते हैं, इसलिए इसे ब्लॉक चैन बोलते हैं। और चैन क्यों लगा हुआ है, क्योंकि सबकी चैन बन जाती है ना, एक ब्लॉक की चैन बन जाती है, ये चैन बन गई जी, एक लाइन बन गई, चैन बन गई, इसलिए ब्लॉक चैन इसका नाम रख दिया जिसने भी रखा होगा जी ब्लॉक चैन, और एक टेक्नोलॉजी हो गई। तो इस तरह से काम करती है ये। अब क्वेश्चन करेंगे जी इस पर बेस्ड हम कुछ। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो जी जो टॉपिक क्या है जी करंट अफेयर में
के टॉपिक में कंप्लीट नहीं हो पाता, उन्हें हम क्वेश्चन के जरिए कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि अगर इन्हीं से क्वेश्चन दूँ मैं तो आप उन्हें क्या है जी, वो तो कर लिया, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन कुछ टॉपिक कवर नहीं हो पाते तो उन्हें क्वेश्चन फॉर्म में हम करते हैं जो आसान होते हैं थोड़े। जैसे रायसीना डायलॉग है जी, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी है, आपको करेक्ट बताना है कौन सा है जी करेक्ट स्टेटमेंट। पहला कह रहा है रायसीना डायलॉग क्या है जी, ये इंडिया का प्रोग्राम है, एनुअल मीटिंग होती है, इसमें जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस होती है एक तरह से। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, ये दोनों मिलकर इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं जी, रायसीना डायलॉग को। एक रायसीना डायलॉग क्या है जी, मीटिंग होती है हर साल, बस इसकी इंडिया ही इसे करवाता है, एनुअल मीटिंग होती है। इसमें इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज से पॉलिटिकल लीडर वगैरह, एकेडमिक रिसर्च के कुछ मतलब रिसर्चर वगैरह इनवाइट किए जाते हैं। तो आपको बताना जी ये सही है। और इसमें फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर भी पार्टिसिपेट करते हैं क्या, आपको करेक्ट बताना जी कौन सा है, पहला दूसरा, पहला तीसरा या ऑल ऑफ दी अबव। देखो जी तीसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें डिफेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर और ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ये करते हैं जी पार्टिसिपेशन। तो पहला दूसरा बिल्कुल सही है जी, इंडिया का ये इनिशिएटिव है, ये हर साल एनुअल मीटिंग होती है। नेक्स्ट बताना जी सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव, ये सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव ये किसका प्रोग्राम है ये बताना है। ये इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया का प्रोग्राम है। इसमें क्या जी, चाइना के जो इन्फ्लुएंस है, जो चाइना गुड्स और सर्विस सप्लाई करता है उसको जो निर्भरता है, इंडिया चाइना और इंडिया जापान और ऑस्ट्रेलिया की चाइना पे निर्भरता है कि इनके गुड्स वगैरह माल वगैरह खरीदते हैं हम इंडिया में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, तो चाइना के माल पे जो रिलायंस है, रिलायंस का मतलब है जी निर्भरता, निर्भर जो इन पे निर्भर है इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया, इसकी निर्भरता को रिड्यूस करना है। तो आपको बताना है जी करेक्ट कौन सा है, दोनों करेक्ट हैं जी, सी आंसर हो जाएगा। आपको बताना जी डेटा स्क्रैपिंग का मतलब क्या है, ये कभी कभी न्यूज़ में रहती है डेटा स्क्रैपिंग, इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब है प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम ए वेबसाइट, वेबसाइट से जी किसी भी इंटरनेट की वेबसाइट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डेटा स्क्रैपिंग। इसका सी आंसर हो जाएगा जी, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट बताना जी कौन सी है। हाइड्रोजन एयर से भी, हवा से भी हल्की होती है, लाइटर होती है क्या। नेक्स्ट कह रहा है हाइड्रोजन क्या जी, पूरे यूनिवर्स में ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट केमिकल सब्सटेंस है, सबसे ज़्यादा मिलने वाला सब्सटेंस है हाइड्रोजन। इंडिया में जी हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। आपको करेक्ट बताना जी कौन सा, दूसरा, पहला तीसरा या ऑल ऑफ दी अबव। देखो जी इसका आंसर है बी आंसर हो जाएगा जी, पहला दूसरा हो जाएगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन है जी सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल से इंडिया में जनरेट होती है, फॉसिल फ्यूल से, फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं हिंदी में, फॉसिल फ्यूल्स से जनरेट होती है। और ये हाँ जी ये बिल्कुल सही है, हवा से भी हल्की होती है, और आपको पता है पीरियोडिक टेबल में नंबर 1 पे होती है जी हाइड्रोजन, और पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। देखो जी अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर की हो, अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात हो, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है जी, नाइट्रोजन, 78%, लगभग 78% होती है जी नाइट्रोजन। उसके बाद होती है जी ऑक्सीजन, जो आपकी होती है लगभग 21% के लगभग, और फिर होती है जी आर्गन, आर्गन होती है, फिर CO2 होती है जी, CO2 होती है लगभग, या आर्गन होती है लगभग 0.93%, ये परसेंट भी याद रखना आपको, CO2 होती है जी 0.03%, ये PCS के एग्जाम में इतना भी पूछ लेते हैं कितने परसेंट है, तो ये भी याद रखना जी आपको। तो ये होती हैं जी, लेकिन पूरे यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की बात हो रही है। देखो ब्रह्मांड में सिर्फ अर्थ ही थोड़ी ना है, पृथ्वी थोड़ी ना जी, और भी 8 ग्रह हैं, कुछ छोटे ग्रह हैं, एस्ट्रॉइड हैं, सोलर सिस्टम है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन मिलता है जी पूरे यूनिवर्स में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फ्रेंच नेशनल असेंबली अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ एन इकोसाइड ऑफेंस। देखो जी फ्रेंच ने जी, फ्रांस ने अभी इकोसाइड कुछ अपराध डिक्लेयर किए हैं। इकोसाइड में कौन कौन से अपराध आएंगे जी, क्राइम आएंगे, ये बताना आपको। आप देख लो जी कौन सा आएगा, पढ़ लो आप पॉज करके। इसका आंसर होगा एनी एक्शन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इकोलॉजिकल डिजास्टर, सी आंसर हो जाएगा जी इसका, कि ऐसे डिजास्टर हो जाएंगे जी जो मतलब ऐसे संकट जो इकोलॉजिकल डिजास्टर फैला सकते हैं जी। मतलब ऐसे क्या जी, एक साथ बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया को मान लो कोई जला दे, फॉरेस्ट फायर लग जाए, ऐसे इंसिडेंट को बोलेंगे जी, अपराध को इकोसाइड, समझ रहे हो, जो मतलब इकोलॉजी को या इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, एक साथ बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर दे। नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट बताना आपको करेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जो थर्मल इक्वेटर की लोकेशन है वो जोग्राफिकल इक्वेटर के लोकेशन के आइडेंटिकल नहीं है, नॉट आइडेंटिकल टू जोग्राफिकल इक्वेटर। जो थर्मल इक्वेटर की लोकेशन है वो अफेक्ट होती है किससे, इंसोलेशन इन बोथ द हेमिस्फीयर,
जो इंसोलेशन क्या है जी, सन है, सन से जो रेज आ रही होती है ना, इनको बोलते हैं इंसोलेशन, सन इंसोलेशन। तो ये इंसोलेशन से प्रभावित होता है क्या, थर्मल इक्वेटर। आपको करेक्ट बताना जी, 1 2 दोनों करेक्ट या दोनों सही। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। देखो ये जो इंसोलेशन से प्रभावित नहीं होता, थर्मल इक्वेटर। इक्वेटर क्या है जी, आपको पता है भूमध्य रेखा। एक थर्मल इक्वेटर, ज्योग्राफिकल इक्वेटर तो ये जी। थर्मल इक्वेटर क्या है जी, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर प्रभावित होता है, तो ये इमेजनरी है जी, इमेजनरी इक्वेटर है, कोई काल्पनिक इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। तो ये इसके आइडेंटिकल नहीं जी, ये कहीं पे भी हो सकता है आपका थर्मल इक्वेटर, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा, मान लो जी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, थोड़ा इधर उधर, तो ये थर्मल इक्वेटर के मतलब ज्योग्राफिकल इक्वेटर के थर्मल इक्वेटर आइडेंटिकल नहीं होता, मतलब समान नहीं होता। और थर्मल इक्वेटर किससे प्रभावित होता है, इंसोलेशन से नहीं होता, किससे होता है फिर, लैंड और वाटर से, लैंड और वाटर से। आपको पता है जी सबसे ज़्यादा लैंड कहाँ पे है, नदर्न हेमिस्फीयर में। ये जी मान लो अर्थ है, अर्थ की ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री बोलते हैं जिसे, 0 डिग्री इक्वेटर भी बोलते हैं, और भूमध्य रेखा इक्वेटर से नॉर्थ साइड में, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ है जी, मतलब उत्तर, साउथ, दक्षिण, ईस्ट, पूरब, वेस्ट, पश्चिम। तो नॉर्थ साइड को बोलते हैं जी नदर्न हेमिस्फीयर, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, सदर्न हेमिस्फीयर। तो नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है और पानी का कम है जी। आप मैप पे देखोगे जी, ये देखो, इस मैप पे देखो आप, ये देखो जी, ये वर्ल्ड मैप है, ये भूमध्य रेखा यहाँ से कुछ जाती है जी आपकी, ये भूमध्य रेखा जी, पेन चेंज कर लेते हैं हम, ये देखो जी, ये भूमध्य रेखा जी इक्वेटर। यहाँ पे देखो आप, सबसे ज़्यादा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किधर है, नदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ इतनी सारी लैंड है जी, और वाटर कम है। और सदर्न हेमिस्फीयर में देखो जी, ये सिर्फ इतनी सारी लैंड है जी, ये थोड़ी इतनी, लेकिन यहाँ पे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा गर्म कौन सा रहता है जी, नदर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा गर्म रहता है। समझ रहे हो आप, ये जल्दी से गर्म हो जाता है, क्योंकि लैंड जल्दी से गर्म हो जाती है, जल्दी से ठंडी हो जाती है। तो इससे अफेक्ट पड़ जाता है जी, किससे, लैंड और वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन से, थर्मल इक्वेटर पे इफेक्ट पड़ता है, ना कि इंसोलेशन से। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट बताना आपको करेक्ट स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि जो अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ की जो क्रस्ट है जी, भूपर्टी लेयर है जी, अर्थ की लेयर है, आपको कई बार पढ़ाया, अर्थ की 3 लेयर होती हैं। एक क्रस्ट, सबसे ऊपर क्रस्ट है, क्रस्ट, ये क्रस्ट की स्पेलिंग ये है जी। और फिर है जी मेंटल, मेंटल लेयर है जी, मतलब परत है बीच में। फिर सबसे बीच में है जी कोर, कोर। तो ये 3 लेयर है। तो ये क्रस्ट की बात हो रही है जी, क्रस्ट में सबसे ज़्यादा टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर पाए जाते हैं क्या। जो 3 टाइप की रॉक होती हैं वो सब अर्थ के क्रस्ट पे पाई जाती हैं। जैसे इग्निश एक रॉक का टाइप है, चट्टानों का टाइप है जी, ये चट्टानों के प्रकार हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। ये सारी चट्टानें, ये रॉक सिस्टम है, सारे अर्थ के क्रस्ट पे मिलते हैं क्या। जो प्लानट की, हमारे अर्थ जो है उसकी सबसे ओल्डेस्ट रॉक है, सबसे पुरानी रॉक है, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे ही पाई जाती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पार्ट है। आपको करेक्ट बताना जी कौन सा स्टेटमेंट है, पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, दूसरा, तीसरा या तीसरा। देखो जी, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है ये हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर नहीं पाई जाती हैं। बाकी के 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं जी, तो 2 और 3 सी करेक्ट हो जाएगा। तो फिर क्रस्ट पे कौन कौन सी मिलती हैं जी, ये एलिमेंट वगैरह, ये मिलते हैं जी, देखो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन क्रस्ट पे, और उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम, ये पाई जाती हैं जी सबसे ज़्यादा क्रस्ट पे। नेक्स्ट है जी, ये क्रस्ट की बात हो रही है, याद रखना है, मेंटल में अलग है जी, कोर में अलग है, और पूरी अर्थ पे, पूरी अर्थ का ओवरऑल देखा जाए तो उसमें अलग पाए जाते हैं ये एलिमेंट। ये सिर्फ क्रस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है जी, कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं आपको, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली कह रही है कि जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर होता है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर फॉर्म में होता है ना वाटर, जो बारिश में बदल के बरस जाता है, नीचे आ जाता है अर्थ पे। तो जो रिवर में अर्थ पे वाटर है जी, और जो एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा फ्रेश वाटर होता है, मतलब ज़्यादा साफ पानी एटमॉस्फेयर का होता है रिवर से ज़्यादा। नेक्स्ट कह रहा है जो रिवर पे जी वाटर है, वो जो इनलैंड सी होते हैं और साल्ट लेक, जो झील होती हैं जी, झील और आपकी जो सी हैं, उनमें ज़्यादा वाटर होता है जी रिवर की अपेक्षा, मतलब रिवर में, नदियों में कम वाटर होता है इनलैंड सी और साल्ट लेक्स के अपेक्षा। नेक्स्ट कह रहा है जो आइस केप है उनमें कम वाटर होता है ग्राउंड वाटर से, जो अर्थ में जी ग्राउंड वाटर, अर्थ खोद के हम पानी निकालते हैं, वो उसमें कम पानी है, बल्कि आइस कैप, सॉरी, इसमें ज़्यादा है और आइस कैप में कम है। ये स्टेटमेंट सही है क्या, 1 2 1 3 1 ओनली 2 3। देखो जी तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि आइस केप्स क्या होते हैं जी, माउंटेन ऑफ आइस। जैसे हिमालय पे जी बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ जमी हुई है, ये है आइस केप। ये आइस केप में ज़्यादा फ्रेश वाटर होता है जी ग्राउंड वाटर से, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। इसमें कह रहा है कम, लेस फ्रेश वाटर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी जी। और हमारा पहली और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
क्योंकि नदियों में बिल्कुल कम पानी है, इनलैंड सी और साल्ट वाटर से ही, और एटमॉस्फेयर का पानी ज़्यादा साफ़ होता है रिवर के पानी से, नदियों के पानी से। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, तो ए आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारे लेक्चर की समाप्ति की घोषणा की जाती है। अब कल मिलेंगे।